इमरान खान को तोशखाना केस में 17 साल की जेल। दीपू चंद्र दास हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। एपस्टीन फाइल्स विवाद में अमेरिका में सियासी तनाव। ढाका में अखबार दफ्तर पर हमला, खतरे में पत्रकार। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआई ठिकानों पर किया हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इमरान को दिए गए महंगे गहनों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान ने यह तोहफे सरकारी नियमों के विपरीत कम कीमत में खरीद लिए और बाद में महंगे दाम पर बेच दिए। पाकिस्तान के कानून के अनुसार विदेशी नेताओं से प्राप्त किसी भी उपहार को तोशखाना में जमा करना होता है या मूल्य के बराबर राशि देकर निजी रखना होता है। इमरान खान को प्रधानमंत्री रहते हुए 2018 में लगभग 58 उपहार मिले, जिनकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए थी। उन्होंने इन्हें तोशखाने से 2 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदा और 5 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। इस मामले में उनके खिलाफ कई आरोप लगे, जिनमें चुनाव अधिनियम का उल्लंघन और गलत जानकारी देना शामिल है। अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी को 17 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले भी इमरान को तोशखाना से जुड़े अन्य मामलों में 3 से 14 साल की जेल की सजा मिल चुकी है। इमरान का कहना है कि ये उपहार उन्हें निजी तौर पर मिले थे और आरोप बेबुनियाद हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के वालुका इलाके में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बताया कि रैपिड एक्शन बटालियन ने विशेष अभियान चलाकर इस जघन्य घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद लिमोन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, मोहम्मद मणिक मियाँ, इरशाद अली, निज़्म उद्दीन, आलमगीर हुसैन और मोहम्मद मिराज हुसैन आकोन शामिल हैं। इनसे पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच चल रही है। मुख्य सलाहकार ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि समाज में सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। मीडिया टीम के बयान में सभी नागरिकों से हिंसा, नफरत और उकसावे से दूर रहने और कानून का सम्मान करने का आह्वान किया गया है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका में जेफरी एपस्टीन से जुड़े यौन ट्रैफिकिंग मामले की फाइल्स को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेट सांसदों ने एपस्टीन फाइल्स में भारी रेडेक्शन को लेकर न्याय विभाग और ट्रंप प्रशासन पर संघीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हाउस ओवरसाइट और जुडिशरी कमेटी के वरिष्ठ नेता रॉबर्ट गार्सिया और जेमी रेस्किन ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत सार्वजनिक किए जाने वाले दस्तावेजों में जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई। सांसद रो खन्ना ने कहा कि शुक्रवार को जारी 119 पन्नों की ग्रैंड जूरी गवाही पूरी तरह से ब्लैकआउट की गई है, जो कानून का उल्लंघन है। इस बीच अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि समीक्षा में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि एपस्टीन ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ब्लैकमेल किया या नए आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने लिखा कि फिलहाल नए आरोपों की संभावना नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में फाइल्स में विरोधाभास दिख रहे हैं, जैसे कुछ तस्वीरों को पहले ब्लैकआउट किया गया और बाद में बिना ब्लैकआउट दिखाया गया है। डेमोक्रेट सांसदों का आरोप है कि इससे पीड़ितों को न्याय और जनता को सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। इस मामले में पहले ही बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और अन्य हस्तियों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रोथोम अलो अखबार के कार्यालय पर गुरुवार देर रात हमला हुआ, जिससे पत्रकारों की जान खतरे में पड़ गई। अखबार के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ ने बताया कि यह हमला पिछले साल के आंदोलन के प्रमुख शख्स शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद गुस्सा में हुई हिंसा का नतीजा था। कुछ बदमाशों ने मीडिया कार्यालय को नुकसान पहुंचाया और रात में काम कर रहे पत्रकार डर के मारे कार्यालय छोड़ने को मजबूर हुए। इसी कारण प्रोथोम अलो का आज का प्रिंट संस्करण प्रकाशित नहीं हो सका और ऑनलाइन वेबसाइट भी बंद रही।
1998 में स्थापना के बाद यह पहली बार हुआ है कि अखबार प्रकाशित नहीं हुआ है। सज्जाद शरीफ ने इसे पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और सरकार से अपील की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व भारतीय उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा कि बांग्लादेश में शासन कमजोर है, जिसका फायदा चरमपंथी अपराधी और इस्लामिक ताकतें उठा रही हैं। हादी की मौत के बाद देश में गुस्सा फूटा और कई जगह मीडिया हाउस, सांस्कृतिक केंद्र और शेख मुजीबुर रहमान का घर भी आग के हवाले हो गया। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। उस्मान हादी बीते साल इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे और अगले साल के राष्ट्रीय चुनाव में उम्मीदवार होने वाले थे। इसके बाद अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका ने शनिवार को सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई की शुरुआत की। इस सैन्य अभियान के तहत अमेरिकी सेना और ISIS के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। यह कार्रवाई 13 दिसंबर को सीरिया के पलमायरा इलाके में हुई। उस हमले के जवाब में की गई, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और सेना से जुड़े एक दुभाषिए की मौत हो गई। अमेरिका के लिए यह इस साल क्षेत्र में हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कहा है कि यह किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपने सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। व्हाइट हाउस ने भी इसे विदेशों में तैनात अमेरिकी सेनाओं पर भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए सख्त संदेश बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और जो भी अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया में शांति तभी संभव है जब ISIS का पूरी तरह खात्मा हो। अमेरिका ने संकेत दिए कि यह अभियान आगे भी जारी रह सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।